भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे और उसके बाद आप बेंगलुरु से माननीय सांसद हैं और देश के सबसे कम उम्र के सांसद हैं और वर्तमान में आप एक दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा जो दुनिया के सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस ज्ञान की भूमि, राजेंद्र बाबू की भूमि और पाटलिपुत्रा की इस धरती पर, जेपी की पुण्य भूमि पर आप आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं बिहार के युवा जो संकल्पित होकर आत्मनिर्भर बिहार बनाने हेतु आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, उन सभी युवा जो हैं अपने जो प्रश्न पूछे उनको बारी बारी से आमंत्रित करूंगा। उसके कब क्या रहे? कहाँ है? कहाँ है? शुभम जी, शुभम जी कहाँ? शुभम जी, शिवकांत जी क्या कुछ पहला सवाल है सर दरभंगा से। अब मैं आगे आप बिहार के सभी युवाओं को, जो लोग यहां पर उपस्थित हैं और जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, उनको संबोधित करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद बड़े भाई श्री तेजस्वी सूर्या जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सभी युवाओं को, जो बिहार के युवाओं को संबोधित करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज मुझे सामाजिक समता और समरसता के उद्घोष करने वाले श्री बसवण्णा की पवित्र धरती कर्नाटक से भगवान बुद्ध की कर्मभूमि बिहार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम इस पवित्र धरती में हो रहा है, ये मानता हूं मेरा जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके ऊपरी हम सबका प्रेरणा स्रोत जिन्होंने पूरे देश को साबित किया है कि if young people are given opportunities to administer, they will emerge as the best administrators. The shining example is Devendra Fadnavis. हमारे बीच हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष मेरे भाई जो हमारे जैसे देवेंद्र फडणवीस जैसे जमीन से उठकर संगठन के काम करके झंडा और वॉल पेंटिंग से लेकर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने तक संगठन का हर कदम पे, हर प्रोग्राम पे इन्वॉल्व होकर के जो काम करता है, भाई दुर्गेश जी को मैं धन्यवाद बोलता हूं मेरा ये अवसर देने के लिए। दोस्तों, मैं थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत बात करता हूं। Bihar is a land which has been a cradle of India's civilization. All of us Indians, be it in the south, in Tamil Nadu, or be it in Kashmir, all of us owe a debt of gratitude to the great civilization that Bihar and the erstwhile Bihar has given to the whole of the country. प्राचीन काल के लिच्छवी गणराज्य से लेकर आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष तक बिहार ने भारत और विश्व को लोकतंत्र का महत्व सिखाया है। And today we are here at a very important point in time where the young people of Bihar have all assembled together to collectively decide for the future of Bihar and for future of India. Because if Bihar progresses, if Bihar succeeds, then the whole of India succeeds, the whole of Bihar, whole of India progresses. गुरु गोविंद सिंह जी की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिलना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। गुरु द्वारा दी गई जन कल्याण की शिक्षा और खालसा के शौर्य की आज भारत को पुनः आवश्यकता है। बिहार राजा सुलहेश, दीना भद्री, नरसिंह, अमर सिंह, केवल सिंह जैसे लोक देवता और लोक नायकों की धरती है। मैं उन्हें नमन करता हूं। जनक और बुद्ध महावीर का जन्म जन कल्याण और करुणा का संदेश हो, या चाणक्य और मगध सम्राटों का एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए धधकता हुआ
शौर्य हो। भारतीय सभ्यता की गौरवशाली गाथा बिहार के बिना अधूरी है। और साथियों, ये गाथा अभी बाकी है। इस गौरव गाथा के पन्ने अभी बाकी है, जिन्हें हम युवाओं को लिखना है। बिहार का युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता के लिए जाना जाता है। बिहार के माता पिता अनेक संघर्षों से जूझते हुए अपने बेटे बेटियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि अपनी जमीन भी गिरवी रखने में भी पीछे नहीं हटते। मैं पहले बिहार के युवाओं से पहले उनके माता पिता को उनके चरणों के नमन करता हूं और वादा करता हूं कि युवा मोर्चा ने जनता के लिए और बिहार के युवाओं के लिए अच्छी और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए संघर्ष लगातार करेंगे। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के युवराजा ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। एक युवा के लिए नौकरी का, रोजगार का जो महत्व होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। नौकरी मिलने पर खुशी का भाव, पहली सैलरी मिलने और उससे अपनी मां या बहन के लिए पहली बार साड़ी खरीदने पर संतोष क्या भाव होता है, मैंने भी हर सामान्य परिवार के युवा की तरह महसूस किया हूं। ये भाव, ये सुखी, ये संतोष क्या होता है, ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी ना कमाई हो, उनको एक क्या जानता है। रोजगार मिलने में आना सुख और बेरोजगारी का दर्द, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया है। महलों की राजनीति करने वाले युवराजों और राजकुमारों को युवाओं का संघर्ष पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बेरोजगार हो चुके इन समकालीन सामंतों को सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का दर्द है, युवा की समस्या को कोई नहीं। साथियों, हम सबको जानते हैं कि कोविड महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ाया है। बेरोजगारी की समस्या को युवा मोर्चा समझता है। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में एक है। बिहार में सरकारी वैकेंसीज जल्द से जल्द भरी जाए। जो भी कोर्ट केस हैं उनका शीघ्र ही छात्र के पक्ष में निवारण हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिहार के युवा का रोजगार की तलाश में पलायन का दर्द पीढ़ियों का है। इस दर्द को लोक गायक भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी गीतों में पिरोया है। मेरे शहर में भी लाखों से अधिक बिहारी युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता है। इस नाते थोड़ा सा बिहारी सांसद तो मैं भी हूं। बिहार के दर्द और आकांक्षा का मैं भी महसूस करता हूं।
बिहार में उद्योग धंधे फिर से चालू हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार के शहर एक बार फिर से उत्पादन का केंद्र बने, एग्री बिजनेस हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, इसका विकास हो, नालंदा और विक्रमशिला का वैभव एक बार पुनः बिहार के शैक्षिक संस्था में परिलक्षित हो, ऐसा हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रतिज्ञा है। केंद्र और राज्य की सरकार जिस तेजी से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो दिन दूरी नहीं है जब बिहार देश के अग्रणी राज्य में एक होगा। केंद्र और राज्य के सहयोग से यहां कई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कई एम्स, एयरपोर्ट, हाईवे, रिंग रोड्स, गंगा पर पुल, कृषि विश्वविद्यालय, मत्स्य संवर्धन केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय और रेल विद्युतीकरण का काम लगातार जारी है। बिहार में एनडीए के शासन में जितना विकास कार्य हुआ है, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पार्टनरशिप के वजह से हो रहा है। बिहार मखाना, मछली, लीची, आम, मक्का की धरती है। बिहार में इतनी विविधता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इतना संभावनाएं हैं कि इस आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माउंटेन मैन दशरथ मांझी बिहार की युवाओं की असंभव को भी संभव करने की क्षमता का एक प्रतीक है। केंद्र और राज्य सरकार ने सहयोग से राज्य विकास के पथ पर कदम बढ़ा चुका है। युवा मोर्चा देश के सभी वर्गों के युवाओं का संगठन है। साथियों, विपक्षी पार्टियों कहती है कि आज का युवा कल का नेतृत्व है। ऐसे कहते कहते बोलते बोलते युवा नेतृत्व को परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर डाल देते हैं। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि आज का युवा आज का नेता है और यह भाजपा के संगठन में झलकता है। इस कारण के लिए भाजपा आज देश के युवा की युवा पार्टी है। मैं अंत में दोस्तों यह बोलना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी सामान्य कार्यकर्ता से आरंभ करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, अमित शाह जी बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आरंभ करके संगठन के अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री बन सकते हैं। नागपुर के छोटी जिला से सामान्य कार्यकर्ता के रूप से प्रारंभ करके महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री होने के तक, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने डेवलप किया है, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो किसी को भी यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि उसके कार्य की, उसके समर्पण की संगठन में अनदेखी होगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर की आधुनिक भारत की, प्रतिबद्ध प्रबुद्ध भारत की, राष्ट्रवाद की परिकल्पना हमें हमेशा ही मार्गदर्शन प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर संगठन को धन्यवाद अर्पित करता हूं और बिहार के मेरे भाई और बहनों, आप सबको मैं विनम्रता से साष्टांग नमस्कार करता हूं कि मेरा पहला प्रोग्राम इतने प्यार से आप मौका दिया है, ये मेरा सौभाग्य मानता हूं। और निश्चित रूप से इस इलेक्शन में नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में और एक बार आने वाला है।
और भारत के उज्जवल भविष्य में रूप करने में, 21वीं सदी का भारत निर्माण करने में क्षमता और दृढ़ता से हर बिहारी युवा कदम के कदम मिलाकर पूरे भारत के हर युवाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा 100% कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन मी। नमस्कार। अब मैं आगे इस युवा टाउन हॉल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े बिहार के युवाओं को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे ऐसे युवा नेतृत्व, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करता हूं कि आए और उपस्थित युवाओं को मार्गदर्शन दे। मंच पर उपस्थित जिन्होंने बहुत ही जोशपूर्ण और सारगर्भित इस प्रकार से हम सभी को संबोधित किया, युवा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी है, याद रखना। इस युवा टाउन हॉल को संचालित करने वाले युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित कोरोना की महामारी के कारण फिजिकली उपस्थित और साथ साथ वर्चुअली हमसे जुड़े हुए ऐसे सभी बहनों और भाइयों, इस युवा टाउन हॉल के माध्यम से युवाओं के मन की भावना हम सभी तक पहुंचे और उस भावना के अनुरूप आने वाले समय में सरकार का कार्य भी हो और साथ साथ सरकार ने जो काम किया है और युवाओं के लिए जो काम सरकार करने वाली है, ये सारी चीजें आपके साथ साझा हो, इसी दृष्टि से इसका नियोजन किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे तो 2020 साल को हम याद करेंगे कोरोना की महामारी के कारण। 2020 साल में कोरोना की आपदा जिस प्रकार से हमने देखी और उसके कारण बाकी सारी चीजें शायद थोड़ी पीछे छूट गई, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि 2020 साल का कुछ और भी महत्व है। 2020 साल का महत्व यह है कि इसी 2020 साल में हमारा भारत देश ये दुनिया का सबसे युवा देश बना है। दुनिया में सर्वाधिक युवा जनसंख्या अगर किसी देश में है तो हमारे भारत देश में है। और आज जब 2020 में भारत की औसत आयु ये तकरीबन 27-28 साल है, ऐसे समय जापान की औसत आयु 45 साल है, ईस्टर्न यूरोप की औसत आयु 44 साल है, वेस्टर्न यूरोप की औसत आयु 41 साल है, अमेरिका की औसत आयु 37 साल है
चीन की औसत आयु 39 साल है और भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसकी औसत आयु ये करीब 27 साल है और भारत में रहने वाली 50% आबादी ये 25 साल से छोटी है। पूरे तरीके से एक युवाओं के देश के रूप में भारत की जनसंख्या की रचना अब हुई है। लेकिन उस भारत में आज अगर हम देखें तो भले ही भारत में युवा 50% है, पर भारत में भी सबसे युवा कौन है तो वो है बिहार। बिहार में युवाओं की जनसंख्या 58% है। 58% भारत की औसत से भी 8% ज्यादा युवा ये आज बिहार में है। और मैं ऐसा मानता हूं जैसे तेजस्वी ने कहा है, आने वाले दिनों के भारत के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई देगा तो बिहार का युवा देगा। इसलिए शायद हम सब लोग मिलकर युवाओं के साथ अपनी बात को साझा करना चाहते हैं। हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे युवा क्या होता है। वो कहते थे युवा शब्द को अगर उल्टा कर दे तो वायु शब्द बनता है। और ये वायु कैसा होता है? ये वायु अगर अच्छा हो तो समाज में प्राणवायु बनकर हमको जीने की राह दिखाता है, ऑक्सीजन के रूप में हमको जीने में मदद करता है। लेकिन जब ये वायु भटक जाता है और तूफान बन जाता है तो कस्बों को और गांव को उजाड़ कर रख देता है। और किसी भी देश का युवा भी इसी वायु की तरह होता है। इस युवा को जिस समय सही राह मिलती है वो समाज के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, समाज को तैयार करने का काम करता है। और उसी युवा को जब वो भटक जाता है तो अपने ही समाज को उखाड़ने का काम ये युवा करता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, इस बात को समझकर देश के प्रधानमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नीतियों का प्रारंभ किया है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, ये एक ऐसी आत्मनिर्भरता है जो केवल भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी। एक ऐसी आत्मनिर्भरता है जो भारत के स्वाभिमान को जगाएगी और भारत के जन जन को, भारत के युवाओं को उनके हाथ को काम देकर, उनको रोजगार देकर और भारत के हर गरीब के सपने को पूरा करने का काम ये आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से आदरणीय मोदी जी करने जा रहे हैं। हमने देखा पिछले 15 वर्षों में इस बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ। आदरणीय नीतीश जी और सुशील जी की सरकार ने बिहार का चेहरा बदला है। ये 15 साल हमारे लिए उसके पहले के 15 सालों में बिहार की जो हालत हुई थी उस हालत को सुधारने में गए, उस हालत को ठीक करने में गए। वो बिहार हमने देखा जिसमें न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी। पानी था लेकिन वो बाढ़ का पानी था, लोगों के घरों में नहीं था, बिजली आती भी नहीं थी, सड़कें तो थी ही नहीं। इस प्रकार का बिहार हमने देखा। आज बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, इस सरकार की उपलब्धि यह है कि कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली तो दूर दराज के गांव में भी आती है। और आज शहरों में, कस्बों में, हर जगह हमको पूरे तरीके से बिजली मिलती है। ये परिवर्तन हुआ है। इस बिहार के रास्ते, जिन रास्तों पर कभी चला नहीं जा सकता था, उन रास्तों का परिवर्तन हमने देखा है। और कल मैं सुन रहा था बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी जी यादव जी कह रहे थे, जैसा हमारे तेजस्वी जी कह रहे, अभी तेजस्वी यादव जी रोज बेरोजगारी के ऊपर बोलते और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में साइन करके 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये कौन से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये कैसे रोजगार देंगे, इनके पास क्या आइडिया है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया। उन्होंने कहा जी उनका दिमाग में पक्का है, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले,
उसकी स्कीम पक्की है। पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा? किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार। जिस प्रकार का बिहार 15 साल लालू जी के राज में हमने देखा, क्या मेरी माताएं बहनें रास्ते पर जा सकती थी? क्या हमारी कन्याएं रास्ते पर शाम के समय निकल सकती थी? क्या किसी को नई गाड़ी खरीदने का अधिकार था? क्या किसी को अपने खुद के लिए कोई चीज करने का अधिकार था? एक ऐसा बिहार था जिसमें किडनैपिंग ही रोजगार था। ऐसे बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव जी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, उनको अपने गुर्गों में मुर्गों में बांटेंगे और फिर एक बार किडनैपिंग की रोजगारी शुरू होगी। ये नहीं चाहिए बिहार को। अरे बिहार बदला है, ये क्रांति की भूमि है, ये ऐसी भूमि है जिसने परिवर्तन लाया है, जिस परिवर्तन ने देश को दिखा दिया कि बिहार की आवाज कभी बंद नहीं हो सकती, लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो सकती। जब लोकतंत्र पे खतरा आया उस समय बिहार खड़ा हुआ और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार ने दिया। उस बिहार को किस हालत में लालू जी की सरकार लेकर गई? दोस्तों, अब वो बिहार लालू जी वाला बिहार नहीं, अब ये मोदी जी वाला, नीतीश जी वाला, सुशील जी वाला एक नया बिहार जो यहाँ के तरुणाई के सपनों को पूरा करेगा, यहाँ के तरुणाई को रोजगार देगा, यहाँ के तरुणाई के सपनों को पूरा करते हुए देश के विकास में भागीदारी बिहार लेगा। इस प्रकार के बिहार का निर्माण हम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये चुनाव क्यों महत्व का है? ये चुनाव इसलिए भी महत्व का है कि ये जो हमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर दुनिया का इतिहास हम देखें तो दुनिया के इतिहास में जब जब जिस जिस राष्ट्र को इस प्रकार से जनसंख्या का एडवांटेज मिला तब उसकी तरक्की हुई। हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में अगर देखें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप को एडवांटेज था तो यूरोप ने प्रगति की, उसके बाद अमेरिका ने प्रगति की, उसके बाद कोरिया जापान ने प्रगति की, उसके बाद चीन ने प्रगति की। अब प्रगति भारत की होने वाली है। हमारे हाथ में अगले 15 साल बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 15 सालों में हमें ये तरक्की करनी है, उसमें भी ये 10 साल बहुत महत्व के हैं और इन 15 सालों की नींव ये 5 साल रखेंगे और इन 5 सालों में चूक गए और इसी प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार, इसी प्रकार से लूटपाट करने वाली सरकार, किडनैपिंग वाली सरकार अगर गलती से बिहार में आ गई तो फिर बिहार को कोई बचा नहीं पाएगा। इन 15 सालों में ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 5 साल फिर एक बार अगर बिहार आदरणीय मोदी जी के हाथों में जाता है और मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार, आदरणीय नीतीश जी की, सुशील जी की सरकार, एनडीए की सरकार अगर बिहार में आती है तो इन 5 सालों में आने वाले 15 सालों की ऐसी नींव रखेंगे कि 15 साल बाद कोई कह नहीं पाएगा कि बिहार का एक भी ग्राम पिछड़ा है, बिहार का एक भी व्यक्ति पिछड़ा है, बिहार में कोई भी बेरोजगार बसता है। और इसीलिए मैं मानता हूं हम सभी के लिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का चुनाव नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करना चाहती है और इसलिए मैं मानता हूं ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा, बिहार का भवितव्य तय करेगा। और मेरा विश्वास है बिहार के युवा, ये समझदार युवा है, ये सारे के सारे समझदार युवा आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बिहार के पढ़े लिखे लोगों के लिए अवसर देने वाला बिहार तैयार करने के लिए निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए का साथ देंगे और उसी के लिए हम सब लोग आपके बीच आए हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी हम लोग देना चाहते हैं, जितनी हमारा आकलन होगा उतना जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। पर मेरा विश्वास है बिहार का भविष्य उज्जवल है,
और बिहार का जन जन और युवा ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ खड़ा होगा, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बिहार के सभी जिलों से हजारों युवाओं ने प्रश्न किया, जिसमें कुछ प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। पहला सवाल दरभंगा से, बिहार को आईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु ब्लूप्रिंट पर विचार ऐसे आईटी प्रोफेशनल से जुड़े हुए युवा करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं थिंगनिक्स टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, जो कि फरीदाबाद में है। आप लोगों ने एक नया अभियान चालू करा है जो कि आत्मनिर्भर बिहार, क्योंकि बहुत अच्छा है। बट हमारे दरभंगा क्षेत्र में जो मखान हो गया, लीची हो गया, मछली, इसका उत्पाद ज्यादा है और अच्छी बात है। बट हमारे क्षेत्र के लिए, आईटी क्षेत्र और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए इसमें क्या लाभ होगा हमें, ताकि हमें आत्मनिर्भर बनाए, ताकि हम अपने ही क्षेत्र में रह के उसका विकास करें, अपने बिहार का विकास हो, अपने देश का विकास हो। उसके लिए सर क्या आप कराइए, वो हम जानना चाहते हैं। हमसे साझा करें अपने विचार, बनाएं आत्मनिर्भर बिहार। 6357171717 पर मिस्ड कॉल करें या सोशल मीडिया पर जुड़ें। हमारे युवा साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरे लिए क्या अवसर है। हमारे यहाँ मखाना होता है, लीची होती है, पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्या अवसर है। वैसे तो इसका सही उत्तर ये बंगलोर जो सॉफ्टवेयर नगरी है उसके हमारे युवा सांसद दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जवाब दे देता हूं, फिर उनको भी मौका जरूर दूंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे से ज्यादा बोलने का अधिकार उनका है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर हम देखें तो देश में जो आईटी बेस इस प्रकार के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उसमें सर्वाधिक स्टार्टअप्स ये तकरीबन 45% स्टार्टअप्स ये एग्रीकल्चर में है, और वो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन तैयार करने में। आज कई स्टार्टअप्स ने घर पर बैठकर आईटी का उपयोग करते हुए वर्चुअल मार्केट तैयार किया है और सीधे किसानों से वो जुड़े हैं और किसानों का माल अपने प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर किसानों को भी फायदा हो रहा है और उन युवाओं को भी फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत नेट जैसा एक कार्यक्रम हाथ में लेकर हमारे यहाँ पर फाइबर का पेनिट्रेशन गांव-गांव तक ले जाने की कोशिश की है, जिससे आज गांव में बैठा हुआ युवा भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। तो मेरा हमारे युवा साथी को ये निवेदन होगा कि अपने इस स्किल का उपयोग, आपने जैसे कहा कि आपके यहाँ मखाना है, आपके यहाँ लीची है, इसके लिए आप मार्केटिंग स्टार्टअप अगर तैयार करें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, तो आप, मैं ऐसा मानता हूं, नौकरी पाने वाले नहीं तो नौकरी देने वाले बनेंगे। और आपके स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, पर एक वैल्यू चेन जो तैयार होगी उसमें किसान से लेकर, मजदूर से लेकर तो ट्रांसपोर्टर तक सभी लोगों को बड़े पैमाने पर अवसर मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है, इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर इसके अवसर तैयार किए हैं। उन अवसरों को अगर आप प्राप्त करेंगे तो मेरा मानना यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए
दरभंगा से बंगलोर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दरभंगा में ही आप ये सब कर पाएंगे। थैंक यू देवेंद्र जी। वेरी ब्रीफली जो हमारे हिमांशु जी ने प्रश्न पूछा है, आप सबको जानकारी होगा ये कोविड के महामारी के टाइम पे बैंगलोर हो या पुणे हो या मुंबई हो, जो बड़ी आईटी कंपनीज जो काम कर रही थी, उसमें बैंगलोर में बहुत सारे बिहार से युवा बैंगलोर में हैं, and they occupy very important positions in these IT companies. Software development हो, research और development हो, programming हो, coding हो, ऐसे बहुत important positions पे बिहार के युवा बैंगलोर में, पुणे में बहुत सारे ऐसे कंपनी में काम करते हैं। कोविड के टाइम पे हम देखा है वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा कल्चर हो चुका है। You don't actually have to go to your office to contribute to the work. बैंगलोर में और कर्नाटक में अभी क्या हो रहा है, HP हो, डेल हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, ऐसे बड़ी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करता है और उनके गांव से करता है, और वर्क फ्रॉम होम भी करते रहते हैं, साथ में खेती भी करते रहते हैं, और खेती के साथ मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ और बेनिफिट्स लेकर एग्रो प्रोसेसिंग का काम भी कर्नाटक में युवा कर रहे हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे इन द कमिंग डेज, एंड विथ मोर एंड मोर स्टार्टअप्स कमिंग, people can work from their own places, whether it is Darbhanga, whether it is Maithili, whether it is whether it is Patna or any other place from any remote corner of the country. Second thing, I am very, very happy to note that Himanshu ji is speaking of startups, software, क्योंकि ये 21वीं सदी है और ये पॉलिटिकल डायनास्ट जो है उनको एक सीधा मैसेज है, बिहार के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर 21वीं सदी के महत्वाकांक्षाओं का युवा है, लैंटन के युग का युवा नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मैसेज। थैंक यू। दूसरा सवाल अपने सुपौल जिला से युवा का है, जो युवा और रोजगार के संबंधित है। नमस्कार सर, मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं सुपौल जिला बिहार से बोल रहा हूँ। मैंने MBA किया है स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग से, जो कि एन कॉलेज पटना से किया है, और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। लेकिन मैं अपने राज्य में जॉब करना चाहता हूँ, बिहार राज्य में, जो कि बिहार राज्य में अभी योग्यता के अनुसार कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। इसीलिए मेरा कहना ये है कि रोजगार सृजन के लिए जो भी उनका प्लान है वो हमसे थोड़ा ठीक से तो मैं सुन नहीं पाया, किंतु मैं जितना सुन पाया उसमें हमारे भाई राम प्रकाश जी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर MBA किया है और बिहार में ही वो जॉब करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ सवाल। जी मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम बिहार का इतिहास देखें तो 1940 में सबसे पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट ये बिहार में शुरू हुई थी 1940 में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण ये बिहार में पहले शुरू हुआ, किंतु अगर हम लोग देखें तो 90 का जो दशक था उस दशक में बिहार से इंडस्ट्री चली गई। लालू जी के राज में बिहार से इंडस्ट्री चली गई, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी,
इंडस्ट्री को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री को चाहिए कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के सिवाय कोई उद्योग चल नहीं सकता। और लालू जी के राज में न बिजली थी, न सड़कें थे और न कानून व्यवस्था थी, और इसके चलते बिहार में जो उद्योग थे वो उद्योग भी धीरे धीरे चले गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार हो रहा है, बिजली का निर्माण तो हो गया है, इतने बड़े पैमाने पर रास्ते होंगे, पुलिये होंगे, एक कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। देखिए, कई बार मुझे याद आता है कि हमारे आदरणीय गडकरी जी ये जिस समय महाराष्ट्र में पहली बार रोड के मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने टेबल पर एक वाक्य लिखकर रखा था, और वो वाक्य ऐसा था कि अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं। तो अंग्रेजी में वाक्य था कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब उसका मानना, उनका कहना यह था, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि भाई अमेरिका के रास्ते इसलिए अच्छे नहीं कि अमेरिका बहुत अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए हुआ कि अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहां पर शुरू हुआ, और सबसे महत्व की बात यह होती है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उससे 237 इंडस्ट्रीज चलती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे स्पेयर पार्ट की हो, 237 प्रकार की इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलता है और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार का माहौल अब बन रहा है, इस माहौल के चलते बिहार में हम उद्योग भी देख पाएंगे। बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है तो उद्योग यहां पर काम भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो एग्री प्रोसेसिंग। हम एक कृषि प्रधान इस प्रकार का राज्य है, और आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश जो है ये एग्री प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। और अभी अभी केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए कानून तैयार किया, इस कानून के चलते बड़े पैमाने पर एग्री प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जो बिहार में भी आएगा। तो मुझे लगता है कि हर प्रकार से रोजगार का सृजन यहां पर हो पाएगा। मेरा अपना मानना है कि हमारे रामप्रकाश जी जैसे जो भाई हैं, इनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन ये बिहार में हमको देखने को मिलेगा। अगला सवाल मुजफ्फरपुर से है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने भाई का प्रश्न है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार। स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सब, नमस्कार, मैं पल्लवी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों की कमी महसूस की गई है। तो ऐसे में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत क्या योजना है? बहन पल्लवी ने बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर कही है। अभी तक दुनिया में जो हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं, स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, उसकी ओर ध्यान तो दिया जाता था, लेकिन कोरोना ने यह बताया कि सबसे ज्यादा ध्यान आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिया जाना चाहिए। और अभी हमने बिहार में भी देखा, जैसे ही कोरोना की महामारी शुरू हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के समन्वय से बिहार में 2 बड़े कोविड अस्पताल तैयार हुए। 5000 बेड की क्षमता कोविड आईसीयू के माध्यम से यहां पर तैयार हुई। लेकिन इसके साथ साथ आज इस सरकार के कार्यकाल में एक और 11 मेडिकल कॉलेजेस और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण 2 एम्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
वो जमाना हमने देखा कि एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक ही एम्स हुआ करता था, वो दिल्ली में हुआ करता था। मोदी जी ने कहा हर राज्य में हम एम्स तैयार करेंगे और बिहार को 2 एम्स मिले। पटना का एम्स हमारा तैयार हो गया और दूसरा एम्स भी हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है हमारी बहन जहां रहती है वहां से 1 घंटे के अंतराल पर ये दोनों एम्स उनको मिलने वाले हैं। तो एक प्रकार से मेडिकल शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाने के लिए जितने कदम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने उठाया है, इसके चलते यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में दुगनी से भी ज्यादा बढ़ोतरी तो होगी, उसके साथ साथ उसका विकेंद्रीकरण होगा। हर गांव तक ये स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से की गई है। अगला जो सवाल है, कई ऐसे युवा थे जो ऑनलाइन आदरणीय देवेंद्र जी से प्रश्न पूछे थे। उसमें एक युवा अपने औरंगाबाद से आशुतोष जी थे, जो ट्विटर के माध्यम से आदरणीय देवेंद्र जी से पूछे थे कि बिहार में युवा उद्यमी के सपनों की उड़ान पर लिया गया सवाल, ऐसे उद्यमियों के लिए क्या आत्मनिर्भर बिहार में संभावनाएं हैं, ये प्रश्न था। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष है और मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला हूं। हमारा एक स्टार्टअप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप को काफी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी से और भारत सरकार के अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनस्थली विद्यापीठ से। अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम लोगों को भारत सरकार से और क्या मदद मिल सकती है और कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, देश की मदद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप तैयार किया और आप रोजगार मांगने वाले नहीं तो रोजगार देने वाले बने। और आपने ये भी कहा कि बिहार की सरकार ने आपको मदद की है। देखिए, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत योजना में सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें जो हुई है कि जो मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल परिवर्तन करने वाली चीजें हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे जो छोटे उद्योग है, एसएमईज है, छोटे और मंझोले उद्योग, इनके लिए 20% का एडिशनल वर्किंग कैपिटल जिसकी गारंटी सरकार ने ली। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने कहा कि भाई इनको ऋण दीजिए, इनसे आप गारंटी नहीं लेंगे, इनसे आप कोई चीज मॉर्गेज नहीं करेंगे, सरकार इसकी गारंटी लेती है। और इस प्रकार से गारंटी देने का काम 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इस आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिए। उसके साथ साथ ये जो छोटे उद्योग है, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो या एसएमई के उद्योग हो, पहली बार सरकार ने यह तय किया कि सरकार इसमें भागीदारी लेंगी। जो अच्छे हमारे उद्योग है वो उद्योग ग्लोबल सप्लाई चेन के कैसे पार्ट बन पाए, केवल अपने लिए तैयार नहीं करे, केवल अपने लिए व्यवसाय नहीं करे, हम दुनिया के लिए व्यवसाय कैसा करें, इसके लिए इस प्रकार के चुनिंदा जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे उद्योगों में या ऐसे स्टार्टअप्स में पहली बार हमारी भारत सरकार ने फंड्स ऑफ फंड तैयार करके भारत सरकार उसमें निवेश कर रही है। ये कर्जा नहीं दे रही, भारत सरकार पार्टनर बन रही है। भारत सरकार अपना पैसा उसमें लगाकर उनको आगे बढ़ा रही है और कह रही है अगर प्रॉफिट हुआ तो जितना पैसा हमने लगाया उतना प्रतिशत हमको मुनाफा दो, अगर नुकसान हुआ तो केवल आप सहन नहीं करोगे, नुकसान भारत सरकार भी सहन करेगी। मतलब युवाओं के साथ पहली बार भारत सरकार ने पार्टनरशिप की है। और ऐसे जो स्टार्टअप, आशुतोष जी आपके जैसे स्टार्टअप है, ऐसे स्टार्टअप हो या एसएमई हो, इन सबको अब केवल भारत का विचार नहीं करना है, हम भारत के लिए तो तैयार करेंगे, भारत के लिए तो व्यवसाय करेंगे, लेकिन कोविड की महामारी के बाद चीन के ऊपर लोगों का विश्वास समाप्त हो गया और दुनिया में अवसर तैयार हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में परिवर्तित करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। उनके तुरंत ध्यान में आया कि अब चीन का सारा उद्योग जो है वो बिखरेगा और बिखरने वाले इस उद्योग को अगर पकड़ना है
तो हमारे उद्यमियों को खड़ा करना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी, उनको वैश्विक बनाना पड़ेगा। और उनको वैश्विक बनाने के लिए ये नई योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से और आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से बिहार में लाई है, जिसमें सरकार युवाओं का पार्टनर बनेगी, सरकार पैसा लगाएगी और सरकार के मदद से हम लोग रोजगार का सृजन करेंगे। मेरा विश्वास है अगर आशुतोष जी चाहेंगे तो बिहार के उसके पहले लाभार्थी वो बन जाएंगे। अगला सवाल बेतिया जिला से है। खिलाड़ियों के लिए बिहार में उचित अवसर मिले, ऐसे हमारे युवा साथी का प्रश्न है बेतिया जिला से। नमस्कार, मैं अजय कुमार बेतिया का रहने वाला हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था। मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट में रुचि था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे अपने हितों को आगे बढ़ाने में मुश्किल हुई। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा के कारण और आर्थिक जरूरतों के कारण मुझे नौकरी खोजने के लिए खेल छोड़ना पड़ा। मोदी सरकार एक तरफ फिटनेस को बढ़ावा देती है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कृपया बताइए सर। ने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मैं युवाओं से कहूंगा कि मंदिर जाने की जगह फुटबॉल के मैदान पर जाकर फुटबॉल खेले, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए अगर स्वतंत्रता की देवी की आराधना हमें करनी है तो काली माता के मंदिर में जाने के बाद हम काली माता को बासी फूल नहीं देते, मुरझाए हुए फूल नहीं देते। वैसे भारत माता की सेवा में जो युवा है वो अगर मुरझाए हुए होंगे तो भारत माता की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए खेलने वाले स्वस्थ और सुदृढ़ इस प्रकार के युवा भारत को चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। और मैं ऐसा मानता हूं उन्हीं के संदेश को आगे ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है कि जिस प्लेटफॉर्म के कारण मैं ऐसा मानता हूं हर युवा को आज खेलने का अवसर मिल रहा है। यहां पर भी अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चाहे वो एकलव्य स्कीम हो कि जिसके अंदर हमारे युवा खिलाड़ियों को बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग के अवसर दिए जा रहे हैं, या उसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के लिए कोच तैयार किया हो कि जिस कोच के माध्यम से बिहार की सरकार इन हमारे खिलाड़ियों को उनके इक्विपमेंट लेने के लिए, उनके कपड़े लेने के लिए, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए हर प्रकार से मदद आज बिहार की सरकार हमको करती है। और इसके साथ साथ ये तो ठीक है कि बिहार में अभी एक क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से जो खेलो इंडिया योजना आई है इसमें जिले जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना आदरणीय मोदी जी ने लाई है। मोदी जी विकास में जितनी रुचि रखते हैं उतनी ही रुचि हमारी स्वास्थ्य में, हमारी दृढ़ता में और हमारे खेल में रखते हैं। और इसलिए एक बहुत बृहद कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए हमारे मोदी जी ने लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, खिलाड़ियों को अपने व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए खेल छोड़ना न पड़े, इस प्रकार का प्रयास कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है ये सारे योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छे दिन आज आए हुए हैं। आप जरूर इन योजनाओं का लाभ लीजिए और आने वाले दिनों में खेल में बिहार का नाम आप रोशन कीजिए, ये मेरी आपसे दरखास्त है। अगला प्रश्न भागलपुर से है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली और एनईपी से जुड़ा हुआ सवाल है। सर, मैं प्रतिज्ञा ठाकुर एक शिक्षक हूँ भागलपुर बिहार से। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इसीलिए कई राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की जा चुकी है। बिहार में इसकी बुनियादी संरचना सुदृढ़ नहीं है, इसीलिए नई शिक्षा के अनुसार शिक्षा नीति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत पार्टी की क्या योजना है? बहन प्रतिज्ञा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
मुझे लगता है कि हमारे युवा नेता हमारे बीच है, शिक्षा के लिए वो कार्य भी करते हैं, तो इसका जवाब वो दे ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ 2 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार का जो आज हम लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो चरवाहा विद्यालय की शुरुआत लालू जी ने की थी, वो भी ठीक था, मैं उसको कोई गलत नहीं कहूँगा। लेकिन नीतीश जी के और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में चरवाहा विद्यालय से हम IIT और IIM तक पहुंचे। आज बिहार में IIT भी है और IIM भी है। इतना ही नहीं तो बड़े पैमाने पर टेक्निकल शिक्षा भी बिहार में हमको देखने को मिलती है। और आत्मनिर्भर पैकेज में सबसे महत्व की बात शिक्षा के क्षेत्र में कोई की गई है, तो आने वाले दिनों में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को देखते हुए आत्मनिर्भर पैकेज में हर राज्य को एक डेडिकेटेड चैनल दिया गया है, क्योंकि सभी के पास शायद मोबाइल नहीं होगा, सभी के पास ये जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी, तो जिनके पास नहीं पहुंच पाएगी उनके लिए 12 चैनल्स तैयार हुए हैं और ये सभी राज्यों को दिए गए हैं। राज्य अपनी भाषा का कंटेंट जो हम सिखाना चाहते हैं उन चैनल्स पर दिखा सकते हैं। ये फ्री चैनल्स है, ये कोई भी गांव में कोई भी टीवी पर देखे जा सकते हैं, कि जिसके माध्यम से ये जो कोरोना के काल में शिक्षा बंद हुई है, इस शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा जिन तक नहीं पहुंच सकती उन तक ये शिक्षा हम लोग निश्चित रूप से पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तेजस्वी भी इसमें, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात आई है, तो इसमें कुछ चीजें तेजस्वी कहे। थैंक यू देवेंद्र जी। भारत में 30 साल के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी रचना हुई है। 1983 में इसके पहले शिक्षा नीति के ऊपर कुछ चर्चा हुई थी और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1983-1986 तब एक बनाया था। ये नए शिक्षा नीति में 3 महत्वपूर्ण चीज है। पहला ये है कि नेशनल डिजिटल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे है। Whether it is starting 12 new channels or giving encouragement to online content creation or also encouraging single education entrepreneurs। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिर्फ आधा घंटे 1 घंटे पहले मैं हमारे सुपर 30 आनंद जी के साथ फोन पे बात किया। सुपर 30 आनंद जी, like all of you know, conducts classes training for IIT IIMs, and his classes were limited only to 30 in number. One of the limitations was that he had to conduct classes in physical proximity with his students. बट डिजिटल एजुकेशन माध्यम से ए सुपर 30 सुपर अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि आनंद जी बिहार और पटना से बेंगलोर हो या नागालैंड हो या दिमापुर हो, किधर भी जो चाहते हैं छात्र, मैं भी आईआईटी कोचिंग लेना चाहता हूं, जो मन करता है उनके साथ डिजिटल एजुकेशन से बात कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी नेशनल डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी। This is the first thing. Second thing, many youngsters from Bihar and other parts of the country want to go abroad, जो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, for their higher education. Every year, billions of dollars is spent by young Indians to go abroad and study. National Education Policy ये तय किया है कि जो विदेश में सबसे बेहतर से बेहतर जो विश्वविद्यालय है वो भारत में आ सके, और भारत में जो विदेश विश्वविद्यालय उस देश में जो क्वालिटी एजुकेशन देती है
वही क्वालिटी एजुकेशन भारत के गांव में भी आ सके. दिस इज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टेकिंग. So we are going to get this benefit of, foreign, the education that is available now in foreign universities only. The third and most important thing is, last 60-70 years में आपका टेक्स्ट बुक्स में हम बिहार के प्रॉक्सिमिटी के जो विचार है उनके ज्यादा इंग्लैंड को या विदेश का बारे में ज्यादा पढ़ते हैं. मैं कर्नाटक से आता हूं. आई डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल कल्चर ऑफ कर्नाटका बिकॉज आई वॉज स्टडीइंग जॉनी जॉनी यस पापा एंड दीज काइंड ऑफ राइम्स. आपको शायद याद होगा, दोज हु स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम हैव आल्सो स्टडीड दिस. रेन रेन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले. मैं एक दिन सोच रहा था, हमारे देश में हमारे किसान हर दिन प्रार्थना करते हैं कि बारिश आयो और खेती और उनके मेहनत से एनकरेजमेंट हो. दैट वी प्रे एवरी डे फॉर बेटर रेन्स, दैट वी प्रे एवरी डे फॉर अ बेटर रेनफॉल. बट हम स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ रहे हैं कि रेन रेन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले. हमारे एजुकेशन पॉलिसी और हमारे इस कल्चर, इसका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था. लिटिल जॉनी और इंग्लैंड का कल्चर से नजदीक था और उससे जुड़े थे, इस जमीन से नहीं जुड़े थे. नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत के जमीन से जुड़े हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. वी विल लर्न मोर अबाउट बिहार, यू विल लर्न मोर अबाउट कर्नाटका एंड ऑल ऑफ अस विल बी लर्निंग मोर अबाउट इंडिया. वन मोर, मैं फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैं जो भाषण करना चाहता था, हिंदी में बात करने का, ठीक से बात करने का प्रयास कर रहा हूं. शायद इंग्लिश माध्यम का शिक्षण के बजाय हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा हमको प्रेरित हुआ तो दक्षिण से जो आते हैं वो भी हिंदी बात कर सकते थे. उत्तर भारतीय भी कर्नाटका के कन्नड़ा हो या तमिलनाडु का तमिल भी निरर्गल से बात कर सकते थे. दिस प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम. एक ब्रिटिश का एक लेगेसी का प्रॉब्लम है. पर नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा नीति में यह तय हुआ है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक मातृभाषा में ही शिक्षा पारित होगा, शिक्षा पारित हो जाएगा. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी इन द मदर टंग. और each state will have the option to learn a language of the neighboring state. कर्नाटका के युवा मैथिली सीख सकता है, बिहार के युवा कन्नड़ा सीख सकता है. देश में सच्ची तरह से नेशनल इंटीग्रेशन हमारे भाषा के ओर से हो सकता है. दिस इज द बिगेस्ट डायमेंशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अगला सवाल पूर्णिया जिला से है. बिहार में छात्राओं के सशक्तिकरण और विकास से जुड़ा हुआ सवाल. नमस्कार फडणवीस सर, मैं पूजा सिंह पूर्णिया की पावन धरती से आपको नमन करती हूँ. सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि विगत वर्षों में एनडीए की सरकार ने महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे कार्य किए. तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए बालिकाओं को क्या क्या अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपने सपनों को उड़ान दे सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके. हमारी बहन पूजा ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा है. देखिए, दुनिया में अगर हम विकसित देशों को देखें तो उन्हीं देशों का विकास हुआ है जिन देशों ने अपने पूरे मानव संसाधन का विकास किया है. और मानव संसाधन में महिलाएं भी है और पुरुष भी है. जहां केवल पुरुषों का विकास हुआ वो देश विकसित नहीं हो पाए. तो जब हमारी सारी जनसंख्या को मानव संसाधन में हम परिवर्तित करते हैं तभी विकास हो सकता है. और इसी बात को समझकर
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से की और आज धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो सारी पॉलिसीज ऐसी लाई कि आज जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन में देश के अंदर अगर 11 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला तो उसमें 5 करोड़ महिलाएं हैं, हमारी बहनें। क्योंकि मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि जब तक हमारी बहनों को हम सक्षम नहीं करेंगे तब तक हम देश को सक्षम नहीं कर सकते। हमारी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनको अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत है। बिल्कुल अगर हम देखें तो जो हमारे बचत गट है वहां से लेकर तो शिक्षा तक इतनी अलग अलग प्रकार की और रोजगार तक अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं कि जिससे निश्चित रूप से हमारी बहनों को बल मिलेगा। और मैंने मेरे भाषण में भी कहा, अब तो बिहार में ये सरकार में हमारी बहनें शाम को घूम सकती है, घर से बाहर निकल सकती है, पढ़ सकती है। और मेरा विश्वास है कि भारत को विकसित करने का काम अगर कोई करेगा तो हमारी बहनें ही करेगी और इसलिए उसको पूरा अवसर आत्मनिर्भर भारत देगा। ये तो सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं। भारत में ये मुद्रा योजना का बात देवेंद्र जी ने रखा है। बिहार में 1.1 करोड़ मुद्रा योजना के अंतर्गत कम ब्याज के लोन्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। और भारत में बिहार ऐसा प्रदेश है जो ये मुद्रा योजना के रैंकिंग में अग्रणी स्थान में बिहार एक स्थान पे है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन्स दैट हैव बीन ग्रांटेड, वन ऑफ द स्टेट्स इज बिहार, एंड द मैक्सिमम बेनिफिशियरीज लाइक देवेंद्र जी सेड आर द विमेन ऑफ बिहार। और मैं पढ़ रहा था कि बिहार सरकार ने जो ये कन्या उत्थान की ये स्कीम जारी किया है, इस स्कीम से बेनिफिट इतना हो चुका है, स्पेशली जो दलित वर्ग का जो महिलाएं हैं, वो असर का एक रिपोर्ट भी इसके बारे में बहुत डिटेल से इंडियन एक्सप्रेस ऐसे बहुत सारे विषय न्यूज़पेपर्स में भी ये लिखा था। लास्ट पॉइंट देवेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरह से बोला। आज हमारे बहनें बिहार में शाम को देर रात को निर्भय से घूम सकता है। They are taking a very important part and role in the national development of the country through their empowerment. बिहार सीता मां और उभय भारती जी की धरती है, and the women of Bihar have the same wonderful blood running in their veins, and they will contribute to the national development of the country. आत्मनिर्भर बिहार के इस युवा टाउन हॉल कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में दर्शक विभिन्न पृष्ठभूमि से युवा ऐसे मौजूद हैं जो कि कई युवा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उद्यमी हैं, अधिवक्ता भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बार माइक, जिसको सवाल पूछना है, एक मिनट आप पूछिए। प्रणाम सर, मैं सुप्रिया मल्लिक हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और समस्तीपुर जिले की रहने वाली हूँ। सर, गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की कई योजनाएं बनी हैं और उन सब का ध्येय है आत्मनिर्भर भारत बनाना। परंतु मेरे विचार में आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आज के युवाओं के बीच में। मेरे कई ऐसे जानकार हैं, भाई बंधु हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, फिर भी उनको नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस संदर्भ में आपकी सरकार के क्या विचार हैं? धन्यवाद सर।
हमारी बहन सुप्रिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का आत्मा क्या है? वो आत्मा रोजगार निर्माण ही है। जो अलग अलग प्रकार के निवेश उसमें हम लोग कर रहे हैं, हर निवेश से रोजगार की निर्मित होती है। और विशेष रूप से मोदी जी ने 2 प्रकार से इसके ऊपर बल दिया है। एक तो बड़े पैमाने पर स्वयं रोजगार हम निर्माण कर पाए, हम रोजगार देने वाले कैसे बन पाए, इस दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के काम हाथ में लिए गए हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हाथ में ली गई है। और उसके साथ साथ कौशल विकास, क्योंकि देश में जिस समय रोजगार का एक सर्वेक्षण हुआ तो देश में ध्यान में आया कि एक और रोजगार है, दूसरी ओर जनसंख्या है, लेकिन ये जनसंख्या उस रोजगार को पाने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनके पास वो कौशल नहीं है। तो लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार भी है, लेकिन चूंकि उनके पास हुनर नहीं है, कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, इसलिए वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए उस स्किल गैप को मिटाने के लिए मोदी जी ने स्किल इंडिया जैसी योजना लाई, जिस योजना से बड़े पैमाने पर स्किलिंग हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इस स्किलिंग को एजुकेशन से जोड़ने के लिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही सुकर रास्ता, एक बहुत ही आसान रास्ता मोदी जी ने तैयार किया है कि जिसमें स्किलिंग को हम एजुकेशन से भी जोड़ रहे हैं और बाद में हम लोग एंट्री एग्जिट भी उसमें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक और निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। मैं एक बहुत ही आसान बात कहना चाहता हूं कि अगर हम खेती की बात करें तो खेती में अभी अभी जो एक कानून पास हुआ, जिस कानून में पहले हम बटाई से खेती करते थे, अब उसको एक प्रकार से हम लोग उसको कानूनन जामा जो है वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है? तो इस प्रकार का कानून ये महाराष्ट्र में 2006 में ही बना और 2006 में ये कानून बनने के बाद दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे पेप्सी है, कोक है, जो लोग फूड इंडस्ट्री में है, ऐसे सब लोगों ने सीधा किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं है, जमीन किसानों की है, ये फसल का है। तो आज फायदा ऐसा होता है कि जो सॉस केचप तैयार होता है उसका सारा टमाटर ये नासिक से जाता है। उस टमाटर के लिए ये जो बड़ी कंपनी है, ये कंपनी सारा पैसा उनको देती है, बीज जो है वो भी उनको देती है और पूरा माल भी उनका खरीदती है। तो उनके लिए डी रिस्किंग इसका हुआ है। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया? तो इससे केवल किसान का फायदा नहीं हुआ, इससे एक पूरी चेन तैयार हो गई, क्योंकि एग्रीगेटर तैयार हुआ, ट्रांसपोर्टर तैयार हुआ, जो वेयर हाउसिंग वाला तैयार हुआ, कोल्ड चेन वाला तैयार हुआ, एक पूरी चेन तैयार हुई जिसमें पहले शायद एक बिचौलियों को पैसा मिलता था, आज एक बड़ी चेन को उसमें से पैसा मिल रहा है। और वैल्यू एडिशन के कारण 2 रुपए की जो चीज है उसमें जब वैल्यू एडिशन होती है तो 20 रुपए की बनती है और वो 20 रुपए अलग अलग लोगों में बंटते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग उपाय, यानी मैंने जानबूझकर खेती का उपाय बताया क्योंकि खेती हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली है। अब युवा बड़े पैमाने पर जो पढ़ लिख रहे हैं वो खेती में नहीं आना चाहते, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया, खेती पर आधारित स्टार्टअप जो है आज वो सबसे ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं और सबसे ज्यादा रोजगार भी दे रहे हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं अब वापिस स्टार्टअप के माध्यम से खेती में जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं रोजगार के सृजन यही आत्मनिर्भर भारत का आत्मा है और बड़े पैमाने पर इससे रोजगार का निर्माण भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello sir, welcome to Bihar. My current bhumi has been Karnataka and Mumbai itself. I work in a top IT company in Pune. Sir, I have been, I am product. I'm winner of the best manager in IT in London. I have been winner of the best communication project in London and Europe. I'm the winner of the best best project, and I'm a winner of. In Bangalore, I won the Emerging Leader of the Year award in 2018.
and I'm pursuing my PhD in Pune University. My question is to Tejasvi Surya sir. Bangalore is a big IT hub, we know that, and lots of questions are coming up. Okay, how can we see Bihar with the potential of building IT? You know that the potential of Biharis are, they would have built lots of Microsoft and Google by themselves. That we all acknowledge this capability of Biharis. Now going forward, how can we capitalize our experience and ensure that in Bihar, we grow such a huge IT capability, not only just industry, but like innovators building new Microsoft and Google or Twitter like these companies. So what is your thought process about that? Thank you so much for that very important question. Let me just take a minute to explain why Bangalore or Pune became the IT hubs of the country. This did not happen overnight. For any city to become a leader in any particular industry, especially an industry like information technology, it is very important to have an ecosystem which supports it. And the ecosystem is good colleges which give good graduates, good industries which will support these graduates, good venture capitals and funding agencies which will fund these ideas so that the ideas can transform into action, a proper research and development ecosystem which will help them come up with new products. So all of these come together to make an ecosystem and make somebody, a city, an IT city or anything. The biggest problem that Bihar faced was under the 15-year Jungle Raj, when Karnataka and when Tamil Nadu and Maharashtra and other states were building new buildings of education institutions, new universities, medical colleges, industries. People were busy in fodder scam in the Jungle Raj. Misgovernance of 5 years will impact 50 years of the generation of young people. This is something Devendra ji in his speech very aptly pointed out, that this election is not going to determine the next 5 years of Bihar. This election will determine the next 50 years of India, because Bihar's future is dependent on India's future and India's future is dependent on Bihar's future. Therefore, all of these things is possible if right policies are made. And unfortunately in Bihar we have youth leaders who say the biggest source of income for a youngster is TikTok. And these people who say, Modi ji, aaj raat ko vaccine lena hai, lana hai, they are the health ministers of Bihar. So, unless Bihar's young people change Bihar's politics, Bihar's policies will not change. And unless policies will not change, there cannot be an ecosystem. But in the last so many years under the NDA government, infrastructure is being built, new AIIMS is coming. There are more number of medical college seats that are sanctioned by Modi ji in the last 5 years as in his prime ministership than all medical seats from the time India got independence. That is the kind of work that Narendra Modi ji government is doing. So in the coming days, let me tell you very frankly, I have a lot of Bihari friends back in Bangalore. In my law college, I was a lot of friends. I have not seen more hardworking people, more talented people, and those people who have a fire in the belly to achieve something than the Bihari youth of this country. And the reason for this is, all these years, the opportunities that was available in Bihar were so limited. So inherently everybody had to compete. They had to be the fittest to survive. They had to do some jugadu.
to come up in their life. So today, you know those people who say there's Berosar, every single time I go to the airport, Bangalore airport ho, Delhi airport ho, whichever airport, the first time I enter, the CISF or CRPF, the जो जवान है, वो 10 में 3 या 4 बार वो बिहार से होता है. बैंगलोर में गोलगप्पे दुकान से लेकर आईटी कंपनी से जैसे आप बेस्ट मैनेजर अवार्ड्स ले रहे हैं, इधर मेरा दोस्त संजय बैठा है. संजय, आप किधर हो? एक आपका, मैं इधर, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उनका एक ट्रांसफर, वो लोको पायलट है, रेलवेज का भी काम करते हैं. इस सभी क्षेत्र में बिहार का और बिहारियों का बहुत बड़े योगदान है. इनफैक्ट इवन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, whether it is in Tamil Nadu or whether it is in Rajasthan, the ones who are building this country's roads and building the country's buildings are Biharis. So we should be proud that from engineering to space technology to even running small stores, the talent of Bihar is there with the country. All that they need is opportunities, and for that we have to continue good governance under Modi ji and Nitish Kumar ji. Yes, you are the best example. Sir, not only in India, I have worked in 15 countries. Entire Dubai has been built by Biharis and UP people, and many countries were building. And imagine a small guy like me in the entire Europe IT project be recognized as a manager, entire the potential of IT. So one final question for you, sir. You are doing fabulous job. I've been an admirer of you. How can Maharashtra manufacturing knowledge can be synced with Bihar so that good experience, whether you pharma industry or manufacturing, can be given to Bihar so that we inculcate those industries with the experience which the Maharashtrians or other country people are doing? Can we make such framework or model that will enhance a very quick and good progress? Because now we have the infrastructure and law in Bihar, and we can expect that growth. Thank you, sir. I think that's absolutely possible, but I would again like to reiterate what Tejasvi has said. See, today Pune is an industrial city. It's not just an IT city, but almost 25% of Maharashtra's manufacturing is in Pune. Why? Because Pune first became education city. From education, it became IT and manufacturing city. So best of the education transforms everything, because today, those who want to put capital would look after those geographies which have human resource. And wherever human resource is available, they will actually locate themselves. And secondly, yes, of course, the other ecosystem is also very important. You require some vibrancy, because you have such aspirational population who would like to prefer those areas where there is a huge vibrancy. So I think it's absolutely possible with good infrastructure and with good education institutions. Like I have already said, that this government is actually building AIMS, it's building IIT, it's building IIM. These are the institutions which are instrumental in bringing industries. So let's first attract good education, let's build good institutions, and the magnet will attract the industries in Bihar as well. समय अभाव के कारण अब मैं आगे सवाल नहीं ले सकता हूं, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद। और इस युवा टाउन हॉल कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों लोगों ने क्वेश्चन किया और लाखों लोग इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख भी रहे हैं। अब मैं आग्रह करता हूं कि इसे आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए निश्चित रूप से हम यहां पर उपस्थित सभी युवा मित्र संकल्पित होकर संकल्प लेंगे, और मैं संकल्प पत्र दोहराऊंगा, पढ़ूंगा, और आप सभी लोग खड़े होकर उस संकल्प